हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कवर करेंगे न्यूट्रॉन को। हम अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर चुके हैं, प्रोटॉन को डिस्कवर कर चुके हैं, इवन न्यूक्लियस को भी डिस्कवर कर चुके हैं। अभी हमारा जो एक मेन फंडामेंटल पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, उसको डिस्कवर करना पेंडिंग है। तो आज हम न्यूट्रॉन को डिस्कवर करेंगे। देखिए, हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर चुके हैं, जो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन को डिस्कवर कर चुके हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस को डिस्कवर कर चुके हैं बाय रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज हमने कैरी आउट किया। अब हम डिस्कवरी करेंगे न्यूट्रॉन की कि न्यूट्रॉन किस प्रकार डिस्कवर हुआ। ठीक है, हाउ न्यूट्रॉन गेट डिस्कवर्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। दो पॉइंट्स हमें ये प्रूव करेंगे कि भी न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है। पहला पॉइंट, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट वो ये आएगा। देखिए, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, प्रोटॉन है पॉजिटिव, न्यूक्लियस है पॉजिटिव। हमें इन तीन के बारे में मालूम है, अभी न्यूट्रॉन के बारे में हमें नहीं मालूम, जिसको हमने आज डिस्कवर करना है। चलिए देखिए, हमें ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव, और जो एक एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होंगे तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में करते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, हमें ये मालूम है कि जो एक एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सिंस an atom is electrically neutral, इलेक्ट्रिकली मीन्स चार्ज वाइज, जो उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस बात का ये मतलब हुआ, इट मीन टोटल पॉजिटिव चार्ज, total positive charge must be equal to total negative charge. It must be, it means total positive charge must be equal to total negative charge. टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होगा। चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। ये हमने एक एटम बनाया, ठीक है, और इतना हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये हमने इसके अंदर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन शो किया। अब हम अगर मान लो न्यूक्लियस को पॉजिटिव अलग शो कर दें और प्रोटॉन को पॉजिटिव अलग शो कर दें, तो फिर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहे। इस केस में तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए और नेगेटिव चार्ज कम हो गए। इस बात का ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन तो सर्कल के अंदर जो इसके स्फेरिकल पार्ट है, शेल जिन्हें हम बोलते हैं, उसके अंदर रिवॉल्व करेगा। पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूक्लियस ये अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि ये अलग अलग हुए तो पॉजिटिव चार्ज की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर इस बात को हम कैसे कंक्लूड करें कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो? तो इसका एक ही कंक्लूजन ये है कि ये जो प्रोटॉन है, अगर ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता हो तो फिर ये जो हमारी टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वलाइज, ये वाली बात जस्टिफाई हो जाती है। कैसे? देखिए, हम क्या करते हैं, अगेन हमने एक और एटम बनाया, जिसके थोड़ा सा बड़ा एटम बनाते हैं, सेम इसी साइज का ही, इसी, ये हमने एक एटम लिया, इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर नेगेटिवली शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अब ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव प्रोटॉन को लगा दिया, तो अब देखो वो हमारी बात जस्टिफाई होती है कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। कैसे? देखिए, इलेक्ट्रॉन पर यहाँ -1 का चार्ज है, एक ही हमने प्रोटॉन लगाया, इस प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? 1+ का चार्ज है। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर पॉजिटिव प्रोटॉन हुआ तो न्यूक्लियस पर भी ओवरऑल फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन को कंटेन कर रहा है, पॉजिटिव प्रोटॉन को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब वही जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है वही न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है। यानी न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, वो प्रोटॉन का ही पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस का चार्ज मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब ये बात जस्टिफाई होगी, क्योंकि यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। इट मीन्स जो हमारा पॉजिटिव प्रोटॉन है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस बात को मेंटेन करने के लिए
टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बराबर करने के लिए। सो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोटोन मस्ट एग्जिस्ट, पॉजिटिव प्रोटोन, वैसे प्रोटोन पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव प्रोटोन मस्ट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ से ये एक बात पता लगी कि जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है उतना ही न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। चलो ये तो हमने चार्ज वाली बात तो हमारी सेटिस्फाइड थी, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब एक और बात करते हैं, अगर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन है तो इसका चार्ज जो प्रोटॉन का वो तो न्यूक्लियस का हो गया, वो एक्चुअल में है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन का मास है फिर वही किसका मास होना चाहिए, न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, आल्सो मास ऑफ न्यूक्लियस मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही तो है, तो उसका प्रोटॉन का जो मास होगा वही न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस बात को हम यहां मेंटेन करते हैं। पर जब हमने इसको प्रैक्टिकली चेक किया तो हमने क्या देखा कि बट प्रैक्टिकली, यहां से मेन बात निकल जाएगी हमारी, बट प्रैक्टिकली mass of nucleus is greater than mass of proton, न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा था। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, दोबारा देखिए, पॉजिटिव प्रोटॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहा है, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है वही न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो फिर अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास ही न्यूक्लियस का मास बनना चाहिए था, बट इसका न्यूक्लियस का मास ज्यादा है। इस बात का ये मतलब हुआ कि इस न्यूक्लियस के अंदर इन पॉजिटिव प्रोटॉन के अलावा भी कोई और पार्टिकल, ये जो मैंने रेड कलर में पार्टिकल है ये भी प्रेजेंट है, पर इसके ऊपर चार्ज नहीं है। ये कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि जितना पॉजिटिव प्रोटॉन है उतना ही न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, 400 बराबर है, पर न्यूक्लियस का मास ज्यादा है। अब मास ज्यादा का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर डेफिनेटली कुछ इस प्रोटॉन के अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल और प्रेजेंट है जिनका मास तो है पर चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज होता तो वो इस चार्ज को कम या ज्यादा कर देता ना। न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, वो कम ज्यादा नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो हमने पार्टिकल बनाया है इसका कोई भी चार्ज नहीं है बट मास है। मास होने के कारण ये, अब देखो इस न्यूक्लियस के अंदर अब दो चीजें शो कर दी हमने, प्रोटॉन और ये जो एक अननोन पार्टिकल शो कर दिया। अभी हम इसको न्यूट्रॉन नहीं कहेंगे, ठीक है तो ये न्यूट्रॉन ही, ये एक प्रोटॉन शो कर दिया और एक दूसरा पार्टिकल शो कर दिया, इन दोनों का जो मास होगा वही किसका मास होगा, न्यूक्लियस का मास होगा नहीं। तो इसी के कारण, इस एक्स्ट्रा पार्टिकल के कारण न्यूक्लियस का मास क्या था, प्रोटॉन के मास से ज्यादा था। ये जो, इस बात से हमें ये जस्टिफाई हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इट मीन्स न्यूक्लियस contain some neutral particle, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल होंगे। ये न्यूट्रल पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूट्रल पता लगा ना, क्योंकि 400 बराबर है बट मास ज्यादा है। तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ प्रेजेंट है, इनको हमने क्या नाम इंडिकेट कर दिया, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब लिखेंगे these neutral particle, these neutral particles present in nucleus, किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, किसके साथ, along with proton, प्रोटॉन के साथ। these neutral particle present in nucleus along with proton
आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। इनको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। ठीक है, ये जो अनचार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, दीज आर न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके अलावा ये तो थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन जिसमें हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस को कंपेयर किया मास में और चार्ज में, जिससे ये पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ अनचार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है। इन अनचार्ज पार्टिकल को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रॉन बोल देते हैं। सेकेंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो दिया गया था चैडविक के द्वारा ही। ठीक है, चैडविक ने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज किया। केमिस्ट्री की एक स्पेशल ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, जिसके अंदर हम न्यूक्लियस का फिशन या फ्यूजन करते हैं। यहाँ इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। चैडविक ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं दीज आर अल्फा पार्टिकल, दीज आर अल्फा पार्टिकल। इन अल्फा पार्टिकल्स को इसने क्या किया, बेरिलियम पर, बेरिलियम है Be और इसका जो वेट है वो है 9। ये अल्फा पार्टिकल है, इसको बेरिलियम के एटम पर स्ट्राइक किया स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। ये स्पेसिफिक कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में ये टेक प्लेस नहीं करती। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के एटम पर स्ट्राइक किया, जिससे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और क्या देखते हैं, इसमें कार्बन के न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब यहां ये एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है न्यूक्लियस में से। अगर कार्बन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होगा तभी वो रिलीज होगा। यहां यही हुआ, अल्फा पार्टिकल को जैसे ही बेरिलियम के एटम से स्ट्राइक किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन भी निकल गया। ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में से निकला है, ये प्रूव करेगा कि न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन होगा तो ही रिलीज होगा। नहीं, यही जो डिस्कवरी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बेस पर, ये भी इसको इंडिकेट करती है दैट न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ठीक है, किसी के अंदर हम सिचुएशन भी क्रिएट कर देंगे। आल्सो इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बेरिलियम एटम। ठीक है, रिजल्ट्स क्या रिजल्ट कर रही है, रिलीज ऑफ कार्बन एटम एंड न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो वो रिलीज हो रहा है। नहीं तो ये जो डिस्कवरी किसने दी थी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के द्वारा किसने प्रूव की, चैडविक ने। अब यहां से ये बात हमें जस्टिफाई हो जाएगी कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। दो बातों से, एक तो जो हमने पहले उनका वेट और चार्ज वाली बात से न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस बताई, दूसरी हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी क्या चेक किया कि न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, अगर वो होंगे तो ही निकलेंगे। तो यही बात इसको जस्टिफाई करती है कि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ठीक है, पर अब हम इसकी डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। नाउ डिफाइन न्यूट्रॉन। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन को क्रिएट किया, प्रोटॉन की डेफिनेशन को क्रिएट किया, न्यूट्रॉन की डेफिनेशन को भी हम क्रिएट करते हैं। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन को कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम चेक करते हैं। देखिए, हमने मास ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस किया। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास, उसकी अगर हम वैल्यू बताएं तो वो है हमारे पास 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कस करें तो वो कितना है हमारे पास 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। डिफरेंस देखिए इन दोनों के मास में, स्लाइड डिफरेंस है। ये है 0.672 और ये है 0.674। इसका मतलब दोनों का मास ऑलमोस्ट सिमिलर। और ये जो प्रोटॉन का मास है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके मास को हम हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर बोलते हैं। तो अब देखिए, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर है, प्रोटॉन का हाइड्रोजन के बराबर है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का मास सिमिलर हुआ।
मास न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन के बराबर। दूसरा पॉइंट, चार्ज की अगर हम बात करें, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइन कर दे तो न्यूट्रॉन की डेफिनेशन बन जाएगी। चलिए चेक करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, एक एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल मेन पार्टिकल है। तो डेफिनेशन न्यूट्रॉन की हो जाएगी, न्यूट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। वो फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। चार्ज और मास की बात करनी है, दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। चार्ज कितना है इसका? विच कैरी नो चार्ज, चार्ज तो इस पर है ही नहीं, ठीक है। विच कैरी नो चार्ज, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। एंड हैज मास, और मास किसके बराबर है? एंड हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर चुके हैं, प्रोटॉन को डिस्कवर कर चुके हैं, न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर चुके हैं, और न्यूक्लियस को भी। इन चारों की अब हम थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं, जो 1 मार्क्स में हमारे लिए यूजफुल होगी। देखते हैं, ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सबसे पहले हम इनके चार्ज की वैल्यू देखते हैं कि इन सब पर कौन सा चार्ज होगा। देखिए, चार्ज की वैल्यू को चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम देखें तो वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज, इसको 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, बट वो पॉजिटिव है। तो इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूक्लियस का चार्ज, देखिए न्यूक्लियस का चार्ज डिपेंड करेगा प्रोटॉन पर, उसमें प्रोटॉन कितने हैं। अलग अलग न्यूक्लियस में अलग अलग प्रोटॉन होंगे, तो अलग अलग न्यूक्लियस का चार्ज भी अलग अलग होगा, ठीक है। इट डिपेंड सिर्फ न्यूट्रॉन पर करेगा, नंबर ऑफ, सॉरी, प्रोटॉन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रोटॉन पर ही चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर तो है नहीं। ये तो हमने चार्ज की बात की। अब अगर हम इनके मास की बात करें सबके, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास अभी डिस्कस किया था 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का इसके लगभग इक्वली था, बट स्लाइड डिफरेंस था 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम। वो 6.672, ये 0.674। न्यूक्लियस का जो मास है वो डिपेंड करेगा उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर होंगे, उनका जो टोटल मास होगा वो न्यूक्लियस का मास होगा। लास्ट में एक और चीज देखते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की। डिस्कवरी देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टेन। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है इसका 1 मार्क्स का। न्यूटन बाय चैडविक,
और जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो हुई थी हमारे पास अल्फा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी किसके थ्रू, रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये हमारे पास सिंपल कुछ बेसिक्स बन गए, किस किस के, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के और न्यूक्लियस के। तो ये हमने ध्यान रखने। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और टॉपिक आएगा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, वो हम और डिस्कस करते हैं। है बिल्कुल ही सिंपल, पर एक और ख़ास बात हम ये बताएंगे कि ये जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, इसके 2 अदर नेम भी हैं और है ये रिजेक्टेड। देखते हैं क्या है ये हमारे पास है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। व्हाट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी को ही हम वाटरमेलन मेथड भी बोल सकते हैं। दिस इज watermelon method of atom. It is also called resin pudding model of atom. It is also called resin पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। अब ये क्या था? सबसे पहले जो थॉमसन ने सिचुएशन दी, हम उसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो क्या था, देखिए। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जो एक एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का ही सफियर है, ठीक है। एन एटम was a sphere of positively charged proton. Atom was a sphere of positively charged protons, ठीक है। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एम्बेड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स को फिट कर दिया गया, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स get embedded in it. Embed means फिट करना, और इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को फिट कर दिया गया। बस ये हमारा एक सिंपल सा थॉमसन के अकॉर्डिंग मॉडल ऑफ एटम था। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके अकॉर्डिंग ये जो एक हम एटम बना रहे हैं वो एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का सफियर है। ये जितना भी हम इसको रेडिश कर रहे हैं, ये सारा रेडिश पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारा रेडिश पार्ट टोटल, ये रेड सफियर, ये सारा रेड पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव प्रोटॉन को। दिस रिप्रेजेंट प्रोटॉन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। और हमने क्या किया, इनके अंदर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस टाइप से एम्बेड कर दिए, फिट कर दिए, ठीक है। दीज आर इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज है इन पर? नेगेटिव। बस दिस इज द सिंपल थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब हमने इसको वाटरमेलन मेथड या रेजिन पुडिंग मेथड क्यों कहा वो देख लेते हैं। सबसे पहले, व्हाई दिस मॉडल ऑफ एटम इज कॉल्ड वाटरमेलन मेथड ऑफ मॉडल ऑफ एटम। देखिए, अगर हम इसको वाटरमेलन से कंपेयर करें तो ये जो इसका रेडिश पार्ट जो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वाटरमेलन के अंदर जो रेडिश पार्ट उसका पल्प है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलर ये भी हमें एक वाटरमेलन की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। रेड पार्ट उसका वो पल्प पार्ट हो गया, और ये जो ब्लैक पार्ट है जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो वाटरमेलन के अंदर जो उसके रेडिश ग्रेइश ब्लैक जो उसके सीड है, जो उसके बीज हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को, जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक वाटरमेलन के अंदर, जो उसके बीज है, सीड है, जैसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही रैंडमली इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पल्प जो उसका रेड है वो क्या है? प्रोटॉन है। तो वाटरमेलन के मेथड क्यों कहा? इसका जो वाटरमेलन मेथड इसलिए कहा क्योंकि इसका जो पल्प है, पल्प को रेड बनाना पड़ेगा हमें,
इन वाटरमेलन जो उसका रेड पल्प है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रिप्रेजेंट प्रोटोन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब वाटरमेलन में दो पार्ट है, तो उसका रेड पल्प है, प्लस में क्या है उसके सीड है, ठीक है। वो सीड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिव है। अब रेंडमली बीज भी जो एक सीड जो वाटरमेलन के अंदर है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए किसके इक्वल हुआ? वाटरमेलन मॉडल के। अब ये रेजिन पुडिंग मॉडल के इक्वलेंट क्यों है वो भी देखते हैं। रेजिन पुडिंग के बॉडी सबसे पहले रेजिन समझते हैं। रेजिन हम ये कह सकते हैं जो ड्राई ग्रेप्स हैं, ड्राई ग्रेप्स को बोल सकते हैं, ड्राई ग्रेप्स कहो या सिंपल वे में उन्हें किशमिश कहो। जो किशमिश है या ड्राई ग्रेप्स है, ठीक है, वो तो रेजिन उनको हम कंसिडर करते हैं। अब इधर पुडिंग हम किनको कंसिडर कर सकते हैं? पुडिंग हम केक को मान सकते हैं, पुडिंग केक को हमने कंसिडर किया। अब ये सिंपल क्या हुआ कि जो इसका रेड पार्ट है वो तो एक केक है, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया? किशमिश को रैंडमली स्प्रे कर दिया कि रेड केक के ऊपर किशमिश, तो ये भी एक रेड केक के ऊपर ब्लैक किशमिश है। ये मॉडल अब किसके बराबर हो गया? वाटरमेलन मेथड या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था, रेड और ब्लैक। यही सेम क्या है? रेड केक है हमारे पास और उसके ऊपर हमने रेजिन स्प्रेड कर दिए रैंडमली, जो किस कलर से इंडिकेट हो रही है? ब्लैक कलर से ही, ठीक है। अब इसको रेजिन क्यों कहा? ये जो ड्राई ग्रेप्स है, किशमिश है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रॉन को, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिवली चार्ज, और जो केक है जो रेड कलर से है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज से। वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड है, केक के ऊपर जैसे किशमिश है, या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये आपस में क्या है? सिमिलर है। बट ये जो मॉडल ऑफ एटम है ये पूरा जस्टिफाइड नहीं है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं वो अब हम देखते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स की 3 मेन ड्रॉबैक है, वो देखते हैं कौन कौन सी है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? मेन जो हमारा बोर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, वो ज़्यादा जस्टिफाइड है इनके कंपैरिजन में। तो सबसे पहले इसकी ड्रॉबैक देखो, सबसे पहले इसकी ड्रॉबैक ये है कि हमें मालूम है कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, कन्फर्म है ये बात। तो अब इसमें आकर हम चेक करते हैं। देखिए ये जो हमारे पास ब्लैक कलर ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी में हम चेक करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। पर अब हम ये कैसे जस्टिफाई करें कि इसके अंदर ये जो रेड कलर पार्ट है वो प्रोटॉन और वो भी 7 है? अब ये तो जस्टिफाई नहीं हो रहे। अब ये 7 है, मान लो मैंने एक और कर दिया तो ये 8 हो गया। अब इसमें 8 प्रोटॉन कैसे जस्टिफाई हो रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। पहला पॉइंट, इट डू नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा हो ही नहीं सकते। और यहाँ हमें नहीं पता, इलेक्ट्रॉन तो चलो हम दिख रहे हैं, प्रोटॉन हमें नहीं पता यहाँ कितने हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो, हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, उसने न्यूक्लियस को प्रूव किया प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। पर इसमें यहाँ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का या न्यूक्लियस की कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, कोई भी सिचुएशन नहीं है, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ हम किस पार्ट को न्यूक्लियस कहें? तो न्यूक्लियस का इससे कोई भी कंसर्न नहीं है, जबकि प्रैक्टिकली न्यूक्लियस एक एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट डू नॉट जस्टिफाई एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई ही नहीं कर पाया जो रदरफोर्ड ने की थी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट को भी इससे रिलेट करते हैं। देखो
रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया, पर उसने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट ने न्यूक्लियस को प्रूव किया। इसको जैसे अपना उसने एक मॉडल दिया कि ये रेड कलर प्रोटॉन है और ये जो ब्लैक कलर है ये इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ उसका एक प्रपोज्ड मॉडल है, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। तो प्रैक्टिकल प्रूफ ना होने के कारण, ये कुछ और ड्रॉबैक होने के कारण ये रिजेक्ट हो गया। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, ये भी इसकी ड्रॉबैक है। It do not provide any experimental justification of model of atom, यानी इसको एक्सपेरिमेंटली कोई जस्टिफाई नहीं कर पाए। इट डू नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन ऑफ मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो ये था हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और उसके कुछ ड्रॉबैक्स। तो इनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एग्जाम में आए थे, गिव ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से इनके नोट्स भी मेंटेन कर लेने और इनको रिवाइज भी कर लेने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिफ्रेशिंग लेक्चर के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।